हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड की। आज से रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के जो भी वर्क्स हैं, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं कि रेस्टोरेशन टाइम पीरियड क्या था, इसको रेस्टोरेशन क्यों बोलते हैं। तो द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1700 इज नेम्ड एज द रेस्टोरेशन पीरियड। इन 1660 किंग चार्ल्स सेकंड वाज ब्रोट टू द थ्रोन। द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर सफरिंग फ्रॉम टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ क्रोमवेल। तो जब चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई थी 1648 में, तो 49 से क्या था, ओलिवर क्रोमवेल थे, वो जीत गए थे और वही नेशन के लीडर बन गए थे। तो उसी टाइम से कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट शुरू हो गई थी, मोनार्की नहीं थी, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट शुरू हो गई थी। और ये किंग चार्ल्स सेकंड थे, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, चार्ल्स सेकंड, ये वहाँ से भाग गए थे अपनी जान बचा के एक तरह से, या इनको एग्जाइल कर दिया था। तो जो कॉमनवेल्थ पीरियड था, इसमें ओलिवर क्रोमवेल का रूल था। तो जो क्रोमवेल का रूल था वो एक तरह से प्योरिटन थे, बिल्कुल प्योर, और इनके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो लोग उनके रूल से परेशान हो गए थे। मतलब डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, थिएटर्स को इन्होंने बंद कर दिया था, इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्क करो, अगर कुछ भी इंटरटेनमेंट है तो वो रिलीजन से रिलेटेड होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होगा। वुमेंस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बन गए थे, तो इससे लोग परेशान हो गए थे। तो बाद में इन्होंने ये जो चार्ल्स सेकंड है, इनको थ्रोन पर लेकर आए, उसी के साथ मोनार्की रिस्टोर हुई। तो इसको रेस्टोरेशन पीरियड भी बोलते हैं, इसी से इसका नाम रेस्टोरेशन पड़ा था। दिस रेस्टोरेशन ब्रोट अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन सोशल लाइफ एंड लिटरेचर। तो फिर से थिएटर खुल गए, परफॉर्मेंस होने लगी, लेडी जो फीमेल एक्टर होती है वो भी आने लग गई थी। द टर्बुलेंट रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। सबसे पहले थोड़ा सा उसमें पहले की बात करते हैं। द स्टोरी बिगन विद चार्ल्स फर्स्ट हु बिकेम मोनार्क ऑफ इंग्लैंड इन 1625, जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है। चार्ल्स हैड वन फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट विद द पार्लियामेंट की और चार्ल्स फर्स्ट में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। चार्ल्स थॉट ही शुड बी एबल टू मेक एनी डिसीजन ही लाइक्ड। पार्लियामेंट बिलीव दे शुड हैव देयर से इन द वर्किंग ऑफ द कंट्री। तो जो चार्ल्स फर्स्ट था वो ये सोचता था कि मैं कोई भी डिसीजन लूँ, मैं अपने आप लूँगा, अकेला लूँगा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और जो पार्लियामेंट के लोग थे उनको लगता था कि हमारी राय लेना ज़रूरी है। तो जो पार्लियामेंट थी वो पूरी चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ हो गई थी। This argument continued for many years, eventually resulting in a lengthy civil war fought between those on the side of the parliament and those on the side of the monarchy। तो किन किन के बीच में, जो जो पार्लियामेंट की तरफ थे वो, और जो मोनार्की की तरफ थे, मतलब चार्ल्स फर्स्ट की तरफ थे। दिस वाज रैग्ड ऑन फॉर नियरली अ डेकेड। तो 10 साल तक कम से कम ये चला। इवेंचुअली किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड एग्जीक्यूटेड एंड हिज सन चार्ल्स सेकंड वाज एक्साइल्ड। तो जब ये वापस आए, तो इनके बाद क्या था कि चार्ल्स फर्स्ट के जाने के बाद ओलिवर क्रोमवेल आ गए थे। ड्यूरिंग द सिविल वॉर वन पॉलिटिशियन ओलिवर क्रोमवेल शोड हिज पावर एज ए मिलिट्री लीडर। ये मिलिट्री लीडर था, तो यही एक तरह से नेशन का भी लीडर बन गया। क्रोमवेल्स डिसलाइक फॉर चार्ल्स वाज पर्सनल एज वेल एज पॉलिटिकल। दिस इज बिकॉज चार्ल्स हैड मैरिड ए रोमन कैथलिक। तो ये प्योरिटन था, और चार्ल्स फर्स्ट ने रोमन कैथलिक से शादी कर ली थी। एंड ओलिवर क्रोमवेल वाज ए प्योरिटन। When Charles I was executed, Cromwell established the Commonwealth of England, ended the monarchy, and became the leader of the country. The new leader began by integrating his Puritan beliefs and removing any religious ceremony he saw fit. He also reinforced a theatre ban and that Parliament had first put in place years earlier during the Civil War. उसने काफ़ी कुछ बैन लगा दिए थे, ड्रामा को बंद कर दिया था, परफॉर्मेंस बंद हो गई थी। अंडरस्टैंडेबली दी चेंजेस क्विकली मेड क्रोमवेल्स रिजाइन अनपॉपुलर विद द पब्लिक। तो पब्लिक को इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल पसंद नहीं थे, तो वो ओलिवर क्रोमवेल को नापसंद करने लग गए थे। तो उसी के साथ चार्ल्स सेकंड आए और रेस्टोरेशन शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पीरियड में क्या क्या था। द रेस्टोरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ग्रेविटी, स्पिरिचुअल जील, मोरल earnestness and decorum were thrown to wind. The king was through due bounds. He said several mistress। ये जो चार्ल्स सेकंड था ये काफ़ी बिगड़ेल टाइप का था, बहुत सारी मिस्ट्रेस थी, कोई भी सोसाइटी में मोरलिटी नहीं थी, सब कुछ करप्शन था पूरा। ही वॉज सराउंडेड बाय द करप्ट courtiers। करप्शन वॉज rampant in all walks of life, religious and political quarrels. In the restoration period we see the rise of two political parties, the Whigs and the Tories. The Whigs were opposing and the Tories were supporting the king। तो जो टोरी थी वो किंग की तरफ थी, और जो विग पार्टी थी वो किंग के खिलाफ थी। द राइज ऑफ दीज पार्टीज गेव fresh importance to men of literary ability. Both parties supported them।
तो कुछ राइटर थे वो टोरी को सपोर्ट करते थे, कुछ राइटर थे वो विग को सपोर्ट करते थे. द रिलीजियस कंट्रोवर्सी वाज आल्सो गोइंग ऑन. इट वाज वेरी बिटर. द प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथलिक्स वर फेस टू फेस. तो जैसे विग और टोरी फेस टू फेस थे पॉलिटिक्स में, वैसे ही रिलीजन में क्या थे, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स वर फेस टू फेस. द नेशन वाज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट. द कैथलिक्स वर बीइंग पनिश्ड. Sorry. Dryden's Absalom and Achitophel reflect these religious and political conflicts of the day. थर्ड है द रेवोल्यूशन. चार्ल्स ब्रदर जेम्स सेकंड ascended the throne in 1654. चार्ल्स सेकंड के बाद उनके ब्रदर आए थे थ्रोन पे, जेम्स सेकंड 1685 में. He tried to establish Catholicism in the country. He became unpopular very soon. The entire nation rose against him. तो ये एक तरह से पूरी कंट्री को कैथोलिक बनाना चाहते थे, तो ये भी अनपॉपुलर हो गए थे. तो इन्होंने अपनी सीट क्यों छोड़ दी, क्योंकि उनकी जो बेटी थी क्वीन एन और उनके जो हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उन्होंने अटैक कर दिया था. तो ये लड़ाई लड़ाई नहीं की थी इन्होंने, इन आराम से अपनी सीट छोड़ के भाग गए थे. तो इसीलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं. उसके बाद जो इनकी बेटी और दामाद थे वो किंग और क्वीन बन गए थे. तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, और इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था, बिल्कुल सिंपली ये भाग गए और उन्होंने आके रेन शुरू कर दिया था. राइज ऑफ नियो क्लासिसिज्म. ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड a new literary movement started. It is known as the neoclassical movement. neoclassical टाइम पीरियड के जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं. दिस रिफ्लेक्टेड द मूड ऑफ द कंट्री. रीजन ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस. तो एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं इसको. द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड एग्रीड अपॉन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. रूल्स एंड लिटरेरी कन्वेंशन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. तो इसमें क्या था कि रूल्स और लिटरेरी कन्वेंशन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. जो सब्जेक्ट की सीरियसनेस थी वो खत्म हो गई थी, बस रूल्स और लिटरेरी कन्वेंशन इंपॉर्टेंट बन गए थे. द राइटर्स एक्सप्रेस द सुपरफिशियल मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक एंड अर्बन सोसाइटी. दे डिड नॉट pry into mysteries of human mind and heart. The new epoch is the antithesis of the previous Elizabethan age. It is called classical. Imitation of ancient or imitation of French. तो ये क्या थे कि the author of this period turned to great classical writers. ये classical writers थे, उनको कॉपी करने लगे थे. Grew the neoclassical school of poetry. मतलब उनके वर्क को, जो क्लासिकल वर्क था उसको सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहे थे, उनके वर्क को कॉपी कर रहे थे. Neoclassicists imitated the rules and ignored the importance of the subject matter. जो रूल थे उसको तो वो इमिटेट कर रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को वैल्यू नहीं कर रहे थे. They could not develop deep into human emotion. These things can be noticed in the age of Dryden and Pope. Imitation of French. The influence of France counted for much. Charles II and his companies demanded that poetry and drama should follow the French style. तो जो चार्ल्स सेकंड थे उनकी डिमांड थी. Now begin the so-called period of French influence. जो फ्रेंच राइटर हैं पास्कल, रिसेने, बोइलियू एंड अदर फ्रेंच राइटर्स वर इमिटेटेड ब्लाइंडली. द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इज सीन इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफ ड्राइडन, विचार्ले एंड कॉन्ग्रीव. द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ओपेरा. इस टाइम ओपेरा की काफ़ी ग्रोथ हुई थी. नेक्स्ट है रियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म. द राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन एज रिएक्टेड अगेंस्ट द रोमांटिक of Elizabethan age. They developed realism to a marked degree. The early Restoration writers presented the realistic picture of a corrupt court and society. They emphasized vices rather than virtue. तो उस टाइम वो एक एग्जांपल है ना कि सोसाइटी, जो लिटरेचर है वो एक तरह से मिरर है सोसाइटी का. तो उस टाइम सोसाइटी में वाइसेस बहुत ज़्यादा थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो वो ही उसी तरह का लिटरेचर भी प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम. तो विर्चू और मोरलिटी भी कुछ नहीं था, वाइसेस और जो भी करप्शन है उसी पे ज़्यादा लिटरेचर बन रहा था. दे गेव अस कोरस लो प्ले विदाउट मोरल सिग्निफिकेंस. दे सा द ओनली एक्सटर्नल ऑफ मैन हिज बॉडी एंड एपेटाइटिस. दे डिड नॉट सी हिज सोल एंड हिज आइडियल्स. द राइटर ऑफ द एज फॉलोड फॉर्मलिज्म ऑफ स्टाइल. दे एम्ड एट अचीविंग डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन. इसके लीडिंग ऑथर कौन है उस टाइम पीरियड के, रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के? ड्राइडन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दिस एज. एब्सलोम एंड एचिटोपल एंड मैकफ्लैकोन ये एक सटायर है और वेरी पॉपुलर सटायर. सैमुअल बटलर, जॉन ओल्डहम आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर सटायर. जॉन ड्राइडन, जॉन बानियन, हॉब्स, लॉक, टेम्पल, ये सारे प्रोमिनेंट राइटर थे उस टाइम के. वर इमिनेंट प्रोज राइटर ऑफ दिस एज.
इनके प्रोज वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रीव, इथरेज एंड विचारले वर द इमिनेंट राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इनकी कॉमेडीज काफ़ी फेमस है, कॉन्ग्रीव की, इथरेज की और विचारले की। थस the Restoration age has great importance in the literary history of England. This age offered leading authors like Dryden and Congreve, whose contribution to the literature is memorable. Milton's famous poem Paradise Lost was created during the Restoration period. तो ये कब आई थी मिल्टन की Paradise Lost? 1677 में आई थी, फिर इसका 1667 में आई थी, फिर रिवाइज एडिशन आया था 1674 में। तो मिल्टन के जो वर्क हैं वो चार्ल्स कैरोलिन टाइम पीरियड में भी हैं, कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड था उसमें भी हैं, और वो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, मोनार्की के अगेंस्ट थे। तो पैराडाइज लॉस्ट है वो, उसके बाद रेस्टोरेशन में भी इनके वर्क आए थे। was the creating during the restoration period and contained many anti-monarchist sentiments directed towards Charles II। तो ये प्यूरिटन थे और कॉमनवेल्थ को सपोर्ट करते थे, इसीलिए चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट थे। तो रेस्टोरेशन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके जो राइटर हैं उसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।